नमस्कार दोस्तों, JMS क्लासेस मालाखेड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं रेट लेवल 1 की बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हिंदी विषय, जो हिंदी विषय है उसके अंतर्गत 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। जो 30 प्रश्न है उनको किस हिसाब से बांटा गया है वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। व्याकरण और शिक्षण विधियां। व्याकरण और शिक्षण विधियां। व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो बता रहा हूं। इसमें हमें पढ़ना है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युगम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो गद्य पद्य भाग से पूछे जाएंगे। यानी कि आपको गद्य दे देंगे और गद्य के अंदर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के क्या देने? उत्तर। शिक्षण विधियों में बात करें तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत हिंदी की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन विधियों में से आएंगे। यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं यदि व्याकरण के 15 आएंगे तो 15 इसके आएंगे। अगर यहाँ पर ये 16 आते हैं तो यहाँ पर 14 आएंगे। यानी इनका रेशो इस प्रकार से रहता है। और हिंदी विषय में जो अंक का विभाजन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है व्याकरण और शिक्षण विधियों में। इनको पढ़ने से पहले ये जो हमारे टॉपिक है ये समझ में तभी आएंगे आप लोगों को, तब हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले वर्ण विचार सीखेंगे। दोस्तों, एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। राजस्थान में सबसे बड़ी वैकेंसी 4th ग्रेड यानी कि 52,000 से ऊपर की भर्तियां हैं दोस्तों। उनके अंतर्गत अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे संस्था से जुड़िए। JMS क्लासेस मालाखेड़ा के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और ऐप से जुड़िए दोस्तों। आज हम बात करने वाले हिंदी में वर्ण की बात करने वाले हैं। वर्ण के पहले पढ़ेंगे हम अर्थ। वर्ण के अर्थ क्या क्या होते हैं? वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का अर्थ होता है जाति, वर्ण का अर्थ होता है वर्ग, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ये क्या हो गए? वर्ण के अर्थ। अब वर्ण के अंतर्गत युगम शब्द भी बन सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ, बन सकते हैं। वो क्या बनेंगे? जैसे हम लिखना चाहे वर्ण और वर्ण। यहां पर आपको 3 प्रकार के वर्ण दिखाई दे रहे हैं। अब 3 प्रकार के जो वर्ण हैं
तो ये वाला जो वर्ण है इसका अर्थ होगा अक्षर। ये जो वर्ण है इसका अर्थ होता है घाव। ये जो वर्ण है इसका अर्थ होता है चुनना। क्या होता है? चुनना होता है। अब हम बात करने वाले हैं परिभाषा को लेकर कि वर्ण की परिभाषा क्या होगी। तो हम बात करें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। कई किताबों के अंतर्गत हम परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर वो वर्ण की इकाई लिखित नहीं है, मौखिक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अक्षर को लेकर। अक्षर को लेकर बात करने वाले हैं। अक्षर, अक्षर के जो टुकड़े होते हैं, टुकड़े होंगे ए प्लस क्षर। यहाँ पर हम बात करें अक्षर के अंतर्गत जो उपसर्ग है वो है ए, और अगर हम अक्षर की बात करें तो ये तत्सम शब्द है। क्या है ये? तत्सम शब्द। ए का अर्थ, ए का जो अर्थ होता है नहीं। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। और जो क्षर शब्द दिया है, क्षर का अर्थ होता है क्षरना या टूटना। क्षरना या टूटना, अर्थात जो क्षरता नहीं है, टूटता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर। जो क्या नहीं होता? जो टूटता नहीं है। जो टूटता नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। अक्षर के अंतर्गत अगर हम बात करें समास की, तो इसमें जो समास होने वाला है, समास का नाम होगा ने तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? ने तत्पुरुष समास। अक्षर का जो तद्भव रूप बनेगा, कौन सा रूप? तद्भव। तद्भव रूप बनेगा आखर। क्या बनने वाला है? आखर। तो हमने क्या पढ़ा? वर्ण। वर्ण का पढ़ा अर्थ। वर्ण के अर्थ होते हैं रंग, जाति, वर्ग, अक्षर। युगम शब्द बनेंगे वर्ण, वर्ण, वर्ण। इस वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, इसका अर्थ होता है घाव, इस वर्ण का अर्थ होता है चुनना। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। इस स्वर शब्द से निकलने वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्वर के करते हैं टुकड़े। सु प्लस अर,
यहां पर सु क्या है, उपसर्ग। सु क्या हो गया, उपसर्ग। यहां पर ऊ के बाद ए आने पर वे बनता है, और वे के कारण यहां पर जो स्वर में संधि होने वाली है, स्वर में संधि होगी यण स्वर संधि। कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। क्या अक्षर के युगम शब्द बन सकते हैं, हाँ। इसके युगम शब्दों की बात करें, युगम शब्द, तो इसके युगम शब्द जो बनेंगे, जैसे स्वर एक होता है, सुवर, एक होता है सुअर। यहां पर तीनों का ही अर्थ भिन्न होगा। स्वर ध्वनि जो वर्ण है उसको कहते हैं, या अक्षर की जो ध्वनि होती है उसको हम स्वर कहते हैं। सुवर अच्छा जो वर है उसको क्या कहेंगे हम, सुवर। सुअर एक जानवर होता है, सुअर क्या होता है, एक जानवर होता है। तो स्वर के टुकड़े किए, सु प्लस अर। सु यहाँ पर क्या है, उपसर्ग। और यहाँ पर हम बात करें ऊ के बाद ए आने पर, ऊ के बाद अगर ए आ जाता है तो संधि के नियम के अनुसार क्या बन जाता है, वे। और जहाँ पर वे बनता है वहाँ पर संधि होती है यण स्वर संधि। इसमें युगम शब्द है सुअर, सुअर, सुअर। इस स्वर का अर्थ एक ध्वनि है, सुअर अच्छा वर है, सुअर एक जानवर को कहते हैं। वहीं हम व्यंजन की बात करें, व्यंजन को तोड़ना चाहे तो टूटेगा वी प्लस अंजन। यहां पर वी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। यहां पर देखो वी में क्या है, ई के बाद क्या आया, ए। ई के बाद ए आने पर बन जाता है ये। तो व्यंजन में भी कौन सी संधि हो गई, यण स्वर संधि। कौन सी संधि हुई, यण स्वर संधि। इसके अंतर्गत भी युगम शब्द बन सकते हैं, जैसे व्यंजन और वेजन। व्यंजन और वेजन। व्यंजन व्यंजन वर्ण होता है, और यहाँ पर व्यंजन पंखा को कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो अर्थ होने वाला है व्यंजन का, वो भोजन या पकवान। इसको भोजन या पकवान भी कहते हैं। ये इसके क्या हुए, युगम शब्द। अब हम स्वर की पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे मित्रों। स्वर की परिभाषा, यानी स्वर कहते किसे हैं। स्वर के पढ़ने वाले हैं परिभाषा। देखते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा पढ़े, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए, बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य किसी वर्ण या ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की जो संख्या होती है, संख्या होती है 11 है। कितनी होती है, 11 है। संख्या शब्द के जब हम टुकड़े करते हैं तो टुकड़े होंगे सम प्लस ख्या।
यहाँ पर सम क्या है? उपसर्ग। और संख्या में संधि की बात करें तो संख्या में संधि होगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। यहाँ पर 11 के अंदर समास है और समास कौन सा होगा? वो होगा इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं, उनमें से क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह करें। समास विग्रह क्या होगा? 1 और 10। क्या होगा? 1 और 10। इस वजह से 11 में समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व? इतरेतर द्वंद्व होगा। कौन सा होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। संख्या की बात करें, टुकड़े होंगे सम प्लस ख्या, सम उपसर्ग होगा, संधि इसमें व्यंजन होगी। अब 11 स्वर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 11 स्वर कौन कौन से हैं? जैसे हमारे 11 स्वर हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे ए, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कितने स्वर हो गए? 11। कितने हो गए? 11 स्वर हो गए। अब जो 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों का हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। स्वरों का क्या पढ़ेंगे हम? वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है वो देखते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। दूसरा जो किया गया है वो जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। तीसरा जो किया गया है तालु के आधार पर। तालु या मुखाकृति के आधार पर। तालु या मुखाकृति के आधार पर। वहीं हम बात करें नंबर 4 जातीय आधार पर। किसके आधार पर? जातीय आधार पर। जातीय आधार पर। आगे हम बात करें तो मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर। और 6 नंबर पर बात करें हम तो यह हो जाएगा हमारा कौवे की स्थिति के आधार पर। कौवे की स्थिति के आधार पर। कौवे की स्थिति के आधार पर। यानी कि ये स्वरों को क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब हम जान लेते हैं किस किस के आधार पर कौन कौन से स्वर होंगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। जिह्वा के आकृति के आधार पर या जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तालु या मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार के स्वर होते हैं। जातीय आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम बात करने वाले हैं नंबर 1 ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला जो स्वर होगा
पहला जो स्वर रहने वाला है वो होगा वृत्ताकार और दूसरा होगा अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, एक हो गया वृत्ताकार, दूसरा हो गया अवृत्ताकार। वृत्ताकार को हम गोलाकार भी कह सकते हैं, गोलाकार भी कह सकते हैं, और अवृत्ताकार को आयताकार भी कहते हैं। अवृत्ताकार को क्या कहते हैं? आयताकार भी कहते हैं। यहाँ पर हम इस वृत्ताकार शब्द को तोड़े, इस वृत्ताकार शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ से वृत्त प्लस आकार निकलेगा, और यहाँ पर ए और आ यानी वृत्त प्लस आकार, वृत्त प्लस आकार क्या हो गया? वृत्ताकार। यहाँ से क्या निकला? ए, यहाँ से क्या निकला? आ। ए और आ मिलके क्या बनाएगा? आ। तो यहाँ पर वृत्ताकार में जो संधि होगी, वृत्ताकार में संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। जो वृत्ताकार शब्द है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। वृत्ताकार कौन सा शब्द है? तत्सम। और वृत्ताकार का विलोम क्या होगा? वृत्ताकार का विलोम, वृत्ताकार का विलोम होता है अवृत्ताकार। क्या होता है? अवृत्ताकार। अब इस अवृत्ताकार के टुकड़े करें तो अ प्लस वृत्त प्लस आकार। यहाँ पर अ क्या है? उपसर्ग। अ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और वृत्त प्लस आकार में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अब वृत्ताकार और अवृत्ताकार कौन से स्वर होते हैं वो देखते हैं। वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं? तो सामान्य जानकारी थी। बात कर रहे हैं हम किसकी? वृत्ताकार की। वृत्ताकार। और एक कौन सा था? अवृत्ताकार। कौन सा था? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। तो यहाँ पर देखें, वृत्ताकार जिन वर्णों को, जिन स्वरों को बोलने पर ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल, उनको क्या कहा जाता है? वृत्ताकार। और जिन स्वरों को बोलने पर होठों की आकृति फैल जाती है वो क्या कहलाते हैं? अवृत्ताकार। तो अब हम अभ्यास के द्वारा इनको लिखेंगे। जैसे ए, तो ए के अंदर हमारे होठ नहीं फैलते, तो ए क्या हो गया? अवृत्ताकार। आ में भी नहीं हुआ। ई में भी नहीं हुआ। ई में भी नहीं हुआ। ऊ में होठों की आकृति कैसी हो गई? गोल। ऊ, दोनों प्रकार के ऊ, इनको बोलने पर होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। ऊ। अब आ गया री। री में नहीं हुआ। री में नहीं हुआ। री में नहीं हुआ तो यहाँ पर इसको हम रख सकते हैं। ए में भी नहीं हुआ। आई में भी नहीं हुआ। ओ के अंदर होठों की आकृति कैसी हुई? गोल। आओ के अंदर भी होठों की आकृति कैसी हुई? गोल। इस वजह से ये कहलाएंगे आपके वृत्ताकार और ये कहलाएंगे आपके अवृत्ताकार। अभ्यास करने से ही हमको पता चल जाता है कि वृत्ताकार कौन से हैं और अवृत्ताकार कौन से हैं। कई किताबों के अंदर हम देखते हैं कि जो री है इसको बोला जाता है अर्धवृत्ताकार। क्या कहा जाता है? अर्धवृत्ताकार। ये किसके अंतर्गत आती है? नोट डाले तो कहीं कहीं इसका रूप किस में मिलता है? अर्धवृत्ताकार में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें जिह्वा के आधार पर। दूसरा जो हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं वो किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा अर्थात जीभ के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हम बात करें तो जीभ के आधार पर होते हैं स्वर तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा उसको बोलेंगे हम अग्र स्वर। क्या बोलेंगे? अग्र स्वर। बीच में होगा जिसको बोलेंगे हम मध्य स्वर। क्या कहेंगे?
मध्य स्वर, और जो बाद में होगा पीछे जिसको बोलेंगे पश्च स्वर। क्या बोलेंगे? पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र और मध्य पश्च कैसे याद करेंगे? यानी कि अग्र भाग कौन सा है, मध्य भाग कौन सा है और पश्च भाग कौन सा है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक जीभ की आकृति बना लेते हैं। इस जीभ को 3 भागों में बांटते हैं। पहले वाला जो भाग होगा, इस पहले वाले भाग को क्या कहेंगे हम? अग्र भाग। क्या कहेंगे? अग्र। ये वाला जो भाग हो गया, ये हो गया अग्र भाग। बीच वाला जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे? मध्य। बाद वाला जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे? पश्च भाग। क्या कहेंगे? पश्च। अब इनको याद कैसे रखते हैं? देखो, जब कोई कक्षा के पीछे विद्यार्थी बैठा है, कक्षा में पीछे बैठा है, तो वो कोई आवाज करता है पीछे से, तो हम पूछते किसने किया, तो वो बोलेगा ऊ ऊ, मतलब उसने किया है। तो ऊ ऊ, तो दोनों प्रकार के जो ऊ हैं इसमें आ जाएगा। ऊ ऊ किसने किया भाई? ऊ ऊ। अब हमने क्या कहा? आने दे उसे। क्या कहा? आने दे। तो आने दे, तो आ भी इसमें आ गया। ऊ ऊ किसने किया? उसने किया। पीछे से क्या करते हैं? ऊ ऊ ओ ओ। क्या करते हैं? ऊ ऊ ओ औ। इस प्रकार से करते हैं। तो ओ ओ आ ओ औ, ये किस में आ जाएंगे? आपके पश्च में। मध्य में आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए। बच गए जो किस में आ जाएंगे? अग्र में आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए भाई? बच गए ई, ई, ए, आई और री। ये आपके क्या कहलाएंगे? अग्र। ये इनका उच्चारण किससे किया जाता है? अग्र भाग से, ए मध्य भाग से, और हम बात करें ऊ ऊ आ ओ औ, ये कौन से भाग से उच्चरित होते हैं? पश्च भाग से होते हैं। कौन से भाग से होंगे? पश्च भाग से होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तालु के आधार पर। नंबर 3, तालु के आधार पर। तालु के आधार पर, तालु के आधार पर ही इसमें, इसी को बोलेंगे मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, इसी का दूसरा नाम है। इसके आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा, जिसका नाम होगा समव्रत स्वर। कौन से स्वर होंगे? समव्रत। दूसरा जो होगा उसका नाम होगा अर्ध समव्रत। क्या होगा? अर्ध समव्रत होगा। क्या होगा? अर्ध समव्रत होगा। वहीं हम तीसरे की बात करें तो वो होगा विव्रत। क्या होगा? विव्रत। और नंबर 4 की बात करें तो वो होगा अर्ध विवर्त। क्या होगा? अर्ध विव्रत होगा। सबसे पहले तो इनमें से निकलने वाले शब्दों को जान लेते हैं। यहाँ पर जब इसके टुकड़े किए जाते हैं तो सम प्लस व्रत बनता है। सम यहाँ पर उपसर्ग होता है, और संधि की बात करें तो यहाँ पर जो संधि होगी वो संधि होगी व्यंजन। यानी कि समव्रत में संधि कौन सी? व्यंजन। उपसर्ग कौन सा? सम। पहला हमने तालु के आधार पर पढ़ा समव्रत, फिर अर्ध समव्रत और विव्रत और अर्धविव्रत। हम कल बात करेंगे तालु के बारे में पूरी जानकारी।